दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलूँगा आपके पेपर में लगभग यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन से चुन करके आया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो कि लगभग 2011 हो जाए, 2011 से लेकर के 2022 तक जो क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन से कलेक्ट किया हुआ ये प्रश्न है। और 100% आपको मैं बताता हूँ 40 प्रश्न मैं अभी करवाने वाला हूँ, और इसी 40 प्रश्नों में से आपके पेपर में कम से कम देखा जाए तो 10 से 5 प्रश्न तो 100% रहेगा। यानी इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो 5 नंबर आपका रखा हुआ है। और आपको पता ही है कि टोटल साइंस में जो क्लास 10th में है उसमें 40 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आपका 5 नंबर यहाँ से आ रहा है तो इस वीडियो को छोड़ना काफ़ी कतई सही नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, और आप लोगों से आशा है कि पूरा देखिए, और आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, उसमें आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। तो देखिए पहली प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपको पता होता है ना, He होता है, हीलियम की परमाणु संख्या He होता है। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखेंगे ये अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हम लोग पहले देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो ये होती है 2। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन को हम लोग H द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, H, ठीक है ना, और H1 द्वारा। वहीं हम लोग ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे, यहाँ पर अनुपात करेंगे जब परमाणु संख्या का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए गुना में 2 है तो 2 होगा, 2 अनुपात H1 में गुना में 1 होगा तो 1, यानी 2 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आपको पता ही है टोटल आवर्त जो होते हैं ना, ये होता है कितना? तो ये होता है 7 आवर्त। आप लोग याद रखेंगे 7 आवर्त होता है। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो आप लोग नोट करेंगे, सिलिका जो है ना ये क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का उपधातु, ठीक है ना, याद रखेंगे। धातु एवं अधातु से जो मिलता है उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे तो अच्छी रहेगा, क्योंकि उपधातु का परिभाषा पूछा जाए तो याद रखेंगे धातु एवं अधातु के मिलने के प्रक्रिया को ही हम लोग उपधातु भी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो आ गया है अक्रिया, यानी किसी अक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, क्रियाशील पढ़ते हैं। क्रियाशील मूलक जो है ना OH का मूलक कौन होगा? इनमें से क्रियाशील OH का मूलक क्या हो सकता है? कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, अल्कोहल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर हम लोग 5 नंबर का आंसर देखेंगे तो ये आप लोगों का इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं इनमें से होगा, ठीक है, ये आपका अल्कोहल होगा, अल्कोहल आपका होगा, अल्कोहल आपका होगा। तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए यहाँ पर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है 6 नंबर का, 5 नंबर का देखेंगे। देखिए ऐसे पूछा जाता है ना, OH ये होता है अल्कोहल, ये अल्कोहल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और बॉन्ड लगा दिया गया है, इसीलिए ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 5 नंबर का डी नोट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाए तब आप लोग याद रखेंगे ये होगा अल्कोहल। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस प्रकार से रहता है तो अल्कोहल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये कतई ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी प्रकृति में, यानी धरती पर जो ऑक्सीजन का संतुलन है वह कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आप लोग नोट करेंगे तो ये होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर बताएंगे, काफ़ी भिभिया होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त हो सकती है? श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय ADP की क्रिया हमारे सांस से छूटती है, तो उसका टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त हो सकती है? तो देखिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बता रहे हो तो बिल्कुल सही होगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगली क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होंगे, 4 होंगे, 1 होंगे, या फिर 8 होंगे? तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का डी होना चाहिए, क्योंकि 4 कोष्ठ मानव के हृदय में होता है। तो अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 9 नंबर, मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब लगभग कितना होता है। मानव का हृदय जो है उसमें औसत प्रकुंचलन दाब जो है वह लगभग कितना होता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया तो बिल्कुल सही होगा, 120 मिली नैनोमीटर हाइपोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो बाष्प उत्सर्जन होता है वह किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में या फिर फूल में। तो देखिए 10 नंबर का आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता में यह होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 11 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रूधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। देखिए कृत्रिम वृक्क जो है वह किस अपशिष्ट उत्पादों को रूधिर से अपोहन द्वारा क्या करता है, पृथक करता है यानी बाहर करता है। किसके द्वारा, तो नाइट्रोजन द्वारा होगा, कार्बन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 11 नंबर का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए द्वारा नाइट्रोजन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग Na2 द्वारा सूचित भी करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन को Na2 द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है यानी कि बच्चे पैदा उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है, द्विखंडन होकर होता है, मुकुलन होकर होता है और लैंगिक जनन के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो 12 नंबर का होगा द्विखंडन के द्वारा। कैसे होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो यहाँ पर जो है ना द्विखंडन होता है, मतलब एक ये हुआ। अब इसी से देखिए क्या होगा, दो द्विखंडन होगा, एक इधर होगा एक इधर, यही टूट करके दो प्रकार का बन जाएगा। तो देखिए इससे टूट करके एक ये बना, एक ये बना, दो बन गया। यहाँ पर देखिए दो प्रक्रिया हो गया, दो बन गया, यानी एक मुकुलन से क्या हो गया, दो बन गए। एक हाइड्रा जो था, ये हाइड्रा ये एक से दो में परिवर्तित हो गया, एक दो, देखिए दो बन गया ना। तो दो द्विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसे हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो म्यू के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका मान लगभग क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन आई बटे साइन आर होगा, साइन आई यहाँ पर साइन आर बटे साइन आर आई होगा, या फिर साइन आई बटे साइन आर, या फिर साइन आई गुना साइन आर, या फिर होगा यहाँ पर साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया, बी बताए हो ना, तो बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम लोग ठीक यहीं पे कर लेते हैं ताकि बाद में हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो हमको सिर्फ ऑप्शन बी कर देना है। चलिए ऑप्शन बी हमने कर दिया। अब देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, साइन आई बटे साइन आर। आप लोग 13 नंबर का नोट करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है, यानी हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि दर्पण जो होता है ना बड़ा होना चाहिए, बड़ा दर्पण होता है तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा पूरा फेस दिखना चाहिए, पूरा छोटा से छोटा भाग दिख जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो चलिए एक स्पेक्ट्रम हम लोग बना लेते हैं। एक स्पेक्ट्रम हम लोग जब बनाएंगे तो इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। अब इसमें देखिए 60 रंग आता है। तो एक देखिए ये आया तो इधर से आकर के इधर झुक गया, एक ये आया तो इधर 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 4 रंग हो गया, यहाँ पर आएगा तो 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर आएगा तो 60। देखिए 60 रंग आ गया। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो होता है ना यह लाल होता है, जिसको हम लोग एल द्वारा दर्शाते हैं। और सबसे नीचे जो होता है ना बैंगनी होता है, बैंगनी यानी कि इसे हम लोग BR द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए बैंगनी है, हमसे यहाँ पर स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है वो पूछा गया है। तो सबसे नीचे कौन है, तो बैंगनी है, तो बैंगनी होगा BR, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही होगा। यही आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, यहाँ पर अधिक को काट करके कम पूछता, तो सबसे ऊपर था एल यानी कि लाल का होता। तो लाल हम लोग उसमें टिक मारते, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% फिक्स रहेगा। बैंगनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा 15 नंबर प्रश्न का। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या, सबसे अधिक झुकाव। देखिए सबसे स्पेक्ट्रम में किस रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है, 15 नंबर में ये पूछा गया है। सबसे अधिक किसका झुकाव होता है, चलिए बिल्कुल सही था, इसी का होगा। सबसे कम होता तब ना हम लोग लाल में करते हैं। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो ना, ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो नोट करके आप लोग रखेंगे तो ये होगा उष्मीय प्रभाव पर, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है ना वह ये इनमें से क्या हो सकता है? यानी कुंडली का सूत्र यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए कुंडली का सूत्र आपको याद रखना है हमेशा, ये होता है आपका R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करके रखेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से हम लोग किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? तो आप लोग नोट करके रखेंगे हमेशा, ये होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती भी होता है और साथ में डिस्ट धारा दोनों होती है। तो यहाँ पर हम लोग सी में टिक मारेंगे, दोनों धाराएं। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यानी डेंगू जो उत्पन्न करता है मच्छर वह किस तरह के जल में रहता है? तो वो रहता है साफ जल में। तो आप लोग नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, साफ जल में रहता है। ठीक है ना, जो मच्छर क्या करता है, डेंगू उत्पन्न करता है, वो साफ जल में ही रहता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये नहीं है कि आप लोग गंदा में जाकर के टिक मारना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगली क्वेश्चन क्या है? तो अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का एक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं हो सकता है? तो देखिए 20 का हम लोग देखेंगे तो गोबर गैस जो है ना, गोबर गैस ये भी होगा। यानी हमें यहाँ पर बायोगैस इनमें से कौन कौन है वो हमें देखना होगा। चलिए वो होगा लकड़ी होगा, गोबर गैस भी होगा, कोयला भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है ना या बायोगैस का नहीं है उदाहरण। ठीक है, बायोगैस का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर, और ये क्वेश्चन है बहुत आसान है। पायरुपेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल तथा ऊर्जा देता है। देखिए पायरुपेट का जब विखंडन हो जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तथा जल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। और यह क्रिया क्या होती है? तो ये क्रिया किस प्रकार का होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर हरित लवक होगा, या फिर केंद्रक होगा। तो अगर हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका द्रव होगा। कोशिका द्रव में आप लोग टिक मारेंगे। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हम लोग लेंस बनाने के लिए किसका प्रयुक्त नहीं करते हैं? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या फिर मिट्टी का? तो देखिए 22 का अगर आप लोग मारेंगे किसमें टिक, अगर आप लोग इसमें टिक मारेंगे मिट्टी, प्लास्टिक तो होना है, मिट्टी का भी उपयोग होता है क्या लेंस बनाने के लिए? प्लास्टिक का उपयोग तो होता ही होगा। देखिए यहाँ पर डाउट है 22 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? 22 का आपका आंसर बता देना है, जब वीडियो पूरा खत्म हो जाए तब आप लोगों को कमेंट कर देना है 22 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। देखिए ऑप्शन तो इतना मुझे पता है कि यहाँ पर मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी आप लोग श्योर हो या फिर नहीं कमेंट कर देना, लेकिन मिट्टी होगा या नहीं ये आप लोग श्योर करके लास्ट में कमेंट करना। अभी तो कर ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में भी आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताना 22 नंबर आपका जो हुआ ना, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लास्ट में। तो ये आपका HW लगे यानी होमवर्क आपका रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर का, ये है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए, यानी वास्तविक प्रतिबिंब भी हो और समान आकार का प्रतिबिंब हो, तो हम लोग बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो 23 का नोट कीजिएगा। तो ये होगा कहाँ पर? तो ये होगा वक्रता केंद्र पर हम लोग रखेंगे। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा किसमें? तो उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक मारेंगे 23 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 24 नंबर है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग 24 का नोट करेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, 25 मीटर होगा। चलिए इसमें भी डाउट हमको लग रहा है, 24 नंबर है। तो 24 नंबर का ये शायद मीटर में ही, यहाँ देखिए यहाँ पर सही होना चाहिए, यहाँ पर मीटर में होना चाहिए था। हम टाइपिंग में ही मिस्टेक किए हैं तो इसको सुधार कर लेते हैं। आइए यहाँ पर सुधार सेंटीमीटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में होना चाहिए था, सेंटीमीटर में यहाँ होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन ही सही है, सेम ही होगा, सी हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। आप चलो हो गया, हमारा सही हो गया। ये था हमारा, यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये होता है 26 होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगली क्वेश्चन है,
कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। यानी कि लाल एल हम लोग करते हैं, या लाल लिटमस पत्र जो है ना, इसको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला एन द्वारा। तो इसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या ये आपको बताना है, क्या होना चाहिए परमाणु संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आप लोगों ने बी बताया ना तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 10, 10 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगली क्वेश्चन है 27 नंबर और ये है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 9 होगा, 18 होगा, 11 या फिर 10 होगा। तो 27 नंबर का आप लोग नोट करेंगे तो ये भी होगा 18 आवर्त सारणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है बाउंड दिया गया है CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, कीटोन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो इनमें से नाम इसका सही होना चाहिए, क्या होगा। तो देखिए 28 का होगा कीटोन, इसका नाम है, इसका नाम कीटोन है। ठीक है, कीटोन आप लोग याद रखेंगे। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि इनमें से कौन ऐसा पद है जो कि विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति में नहीं बदल सकता है। तो नहीं बदल सकता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 29 का ये होगा V × I, V गुने I होगा, V गुने I आप लोग नोट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में टिक आप लोग आराम से मार देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 30 नंबर है और ये पूछा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसकी युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, एमीटर कहेंगे, या फिर मोटर कहेंगे। तो देखिए 30 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो एमीटर इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, एमीटर, जिसे हम लोग ए द्वारा सूचित भी करते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यह 31 नंबर है, ये क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघुपतन के समय हम लोग विद्युत धारा का मान कितना देखते हैं, क्या होना चाहिए, कम होगा, स्थिर होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर परिवर्तित रहेगा। तो 31 नंबर का आप लोग नोट करेंगे कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। तो अगर हम लोग 32 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, क्या होगा, डी होगा, जैव मात्रा। देखिए जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा का कोयला भी होगा, गोबर गैस भी होगा, लकड़ी भी होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखेंगे। और इसी वीडियो में देखिए ये प्रश्न 2 बार आ गया, 32 नंबर जो प्रश्न है ये 2 बार आ चुका है। तो देखिए मैं आपको बताया पहले ही कि इस वीडियो में हम लोग मैंने बताया 2011 से लेकर के 22 तक, लेकिन 2011 से लेकर के 2012 तक में जो पूछे गए प्रश्न उनको इसमें कलेक्ट किया गया है। और आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन से ही सारा क्वेश्चन पेपर में छपता है, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये देखिए 2011 में भी पूछा गया था ये प्रश्न और 2012 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा एकदम याद करके ही रखना है। ये 100% आपके पेपर में रहेगा तो रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप लोग इसे पूरा याद कर लो अच्छा से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर है और ये क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो 33 का नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी इसे हम लोग कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथेन का, देखिए एथेन ना लिखाना चाहिए था, एथेन लिख देते हैं, पहले रुक जाओ थोड़ा सा, एथेन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एथेन होना चाहिए था, एथेन। देखिए एथेन होना चाहिए था, हम यहाँ पर मिस्टेक किए बट कोई नहीं, एथेन चलिए हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये है एथेन का आणविक सूत्र जो है ना यह C2 एंड H6 है। तो इसमें संबंध क्या होगा, कितना यहाँ पर सहसंयोजक बंधन होना चाहिए। तो हम लोग नोट क्या करेंगे, चलिए आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र ये हो गया आपका C2H6, ये पता चल गया। और यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा जा रहा है क्या, तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है इसमें कितने सहसंयोजक बंधक होना चाहिए। तो आप लोग कुछ नहीं देखेंगे, C2 यहाँ पर ठीक है, H6 ठीक है। आप लोग लास्ट वाला को जब भी इस प्रकार का दे दे और इसमें सूत्र इसमें पूछा जाए कि सहसंयोजक बंधन कब क्या होगा, तो आप लोग जो है ना C2 को छोड़ना है और जो लास्ट वाला बचा है ये H बचा है, तो H में कितना गुना में 6 है, तो 6 है। तो यहाँ पर 6 सहसंयोजक बंधक आपका होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए में टिक मारेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको दे दूं यहाँ पर आपसे C2, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको दे दूं
O2, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको दे दूँ O2, जैसे कि एक और फॉर्मूला देता हूँ O2 H12O6। अब इसमें आपको बताना है कि सहसंयोजक बंधक क्या होगा। इसमें सहसंयोजक बंधन, तो इसको भी काटेंगे, दोनों को काटेंगे, लास्ट वाला को देखेंगे तो 6 होगा। इसी प्रकार से याद रखेंगे तो आपका एक नंबर बन जाएगा। आप देखिए 35 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या होगी। ओजोन की अणु में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है वो क्या हो सकती है। तो 35 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो 1 होगा, ओजोन की परमाणु संख्या 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा 36 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे होता है। तो 36 का नोट करेंगे, यह पोषण से संबंधित होता है। अब अगली क्वेश्चन है 37 नंबर। दी गई ही तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे। यहाँ पर जो मध्य खाली स्थान है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तंत्रिका कोशिका में। तो देखिए इसे हम लोग जो कहते हैं ना, ये कहते हैं दुम्रिका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 38 नंबर है परागकोश, ठीक है ना, परागकोश, यहाँ पर परागकोश लिखा जाना चाहिए था, रुक जाइए ठीक कर लेते हैं, परागकोश, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा, परागकोश रो आकर होना चाहिए था। तो देखिए आप चलिए बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन है कि परागकोश में क्या होते हैं, बायदल होगा, अंडाशय होगा, अंडप होगा, या फिर परागकण होगा। तो देखिए परागकोश से मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी क्लास करवाया था, तो मैंने ये बोला था कि आप लोग क्या याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको बोला था कि परागकोश जब भी दे तो इससे परागकण आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे संबंध समानता है। तो ये आपको पता है किससे होगा, तो ये जो है ना आपको पता रहना चाहिए। देखिए 39 का क्या होगा, तो ये होगा जीवाणु से संबंध हमारा है, क्योंकि हमारे शरीर में जीवाणु बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणु से संबंध है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और यह 40 नंबर है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्ले, ठीक है ना, प्लेजोमीडियम में, या फिर लेशमीनिया में। तो आप लोग नोट करेंगे 40 नंबर का ये होगा प्लेजोडियम में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और क्लास हमारा ये तो फर्स्ट क्लास है जो कि 6 बजे ये क्लास चला हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी होने वाला है जो कि रात में होता है, कितना बजे तो मैं आपको बता दूं, वो होता है रात में 8 PM को, 8 PM यानी 8 बजे होता है। तो उसको भी करना है। और एक टाइम टेबल, आप लोग टाइम टेबल क्लास का आज नोट कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं जो कि हार्ड सब्जेक्ट हो, ठीक है, जो कि हर सब्जेक्ट हो। देखिए क्लासेस का जो टाइम है आप लोग आज जान लेंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह और यूट्यूब पर भी मैंने पोस्ट किया था। तो देखिए टाइम टेबल क्या है क्लास का, जो कि यूट्यूब पर होगा, ठीक है ना, जो कि यूट्यूब पर होगा वो मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, टाइम टेबल। तो देखिए टाइम टेबल बहुत सिंपल है, आप लोग नोट करके रखेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए पहली क्लास जो होगा आपका और दूसरी क्लास होगा। तो पहली क्लास होगा आपका शाम में जो होता है ना, शाम में, ये नोट कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे और डेली जुड़ जाएंगे। ये 6:15 पर आपका क्लास होगा, 6:15 पर 6 PM में। और देखिए रात में जो आपका क्लास होगा, रात में जो आपका क्लास होने वाला है, ये आपका जो होगा ये होगा 8 PM में। किस में होगा, तो 8 PM में होगा। तो मतलब 2 क्लासेस चलेगा। और हम लोग वैसे उसे क्वेश्चन को देखिए, ये नहीं है कि निश्चित हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, शाम में जो आपका चलेगा ये ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। शाम में जो चलेगा ऑब्जेक्टिव का, किसका चलेगा तो मैं आपको लिख देता हूं फिर से, ठीक है ना। जो भी शाम में क्लासेस चलेगा 6:15 पे, ये जो 6:15 पे क्लास चलेगा, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप को। और जो आपका रात में चलने वाला है क्लास, रात में ये आपका चलेगा क्या, तो इसमें आपका सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। किसका चलेगा, तो सब्जेक्टिव का, जो कि इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि मैंने अभी इंपॉर्टेंट करवाया, सेम इसी प्रकार से आपको पीडीआर क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे और डेली आपको क्लास में क्या करना है, जुड़ जाना है, ठीक है। एक 6:15 में ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा और रात में 8 बजे आपका सब्जेक्टिव का क्लास होगा। और कोई भी सब्जेक्ट को ले लेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए अभी साइंस का हुआ है तो साइंस का ही 8 बजे रात में आपका सब्जेक्टिव का होगा। वहीं अगर अगला दिन मान लिया जाए मैथ का ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगला रात में जो आपका होगा 8 बजे, वो क्लास में आपका सब्जेक्टिव में मैथ का ही चलेगा। तो ऐसे क्लास चलने वाला है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, टाइम टेबल जो आपका है यही रहने वाला है। और आइए, अगर आप लोगों को नोट, देखिए अब मैं अभी क्या करवाऊंगा, जो क्लासेस आप चल रहा है ये 2011 से चलेगा आपका, 2011 से लेकर के
कम टाइम है, इसीलिए 2022 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी को हम लोग यूट्यूब के जरिए कवर कर देंगे, ठीक है। और 100% का टाइम यूट्यूब से भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो इतना तो निश्चित है कि 400 प्लस आसानी से आ जाएगा, इससे ज़्यादा ही आ सकता है, ठीक है, इससे ऊपर भी आएगा। अगर आप लोग सही ढंग से क्लास करोगे तो आसानी से आ जाएगा। और देखिए और अगर मान लिया जाए आप क्लास नहीं कर पाते हो कभी यूट्यूब के जरिए, तो आप लोग नोट जो आप पेड ग्रुप जो चलता है उसमें आप लोग ज्वाइन ले लेते हो, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलता है, चैप्टर वाइज करके, और इम्पॉर्टेंट ही मिलता है। तो उसका प्राइस आप लोग जान लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 150 रुपया प्राइस है। और इसको ज्वाइन ले लेंगे तो आपको हर चैप्टर का बुक वाइज आपको नोट्स मिलता है, ठीक है। तो उसको भी रिवीजन करेंगे और यूट्यूब पर आप लोग जब क्लास करेंगे तो अगर उसको याद करके रखेंगे और यूट्यूब पर क्लास करेंगे तो फटाफट आपको और ज़्यादा याद होते जाएगा। तो ये आप लोग ज्वाइन लेना ना भूलें, ठीक है। आप लोग ज्वाइन ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम है। तो देखिए आप लोग फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, फ़ोन पे गूगल पे जो होता है और पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए नंबर सेम यही रहने वाला है आपका 696 98 095, ठीक है, यही नंबर रहने वाला है। इसी नंबर पे आप लोग आराम से ले लेंगे। और फ्री देखिए ये निश्चित नहीं है कि आप लोगों को पेड ही ग्रुप ज्वाइन लेना है, अगर आप लोगों के पास पेमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फ्री वाला ग्रुप जो है उसको इसी नंबर पे मैसेज करेंगे। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो इसी नंबर पर मैसेज करेंगे, फ्री वाला ग्रुप में आप लोग भी ज्वाइन ले लेंगे। जो भी क्लासेस होगा वो फ्री वाला जो ग्रुप है उनमें आपको नोट्स इन सभी का मिलता रहेगा, जिससे आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा और भी, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करेंगे अगर न्यू स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट जान रहे हैं अगर आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आउट पेपर जो होगा वो भी आपको इसी चैनल के जरिए आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1 घंटा पहले हो, 2 घंटा पहले हो, या फिर 10 मिनट पहले हो, कभी भी मिल सकता है। तो आप लोग जो है हमारे साथ जरूर रहें जुड़ करके, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।